हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयर्स कि व्हाट इज़ शेयर्स, क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग दिया हुआ है कि जो हमारे पास टोटल कैपिटल होती है कंपनी की, वो डिवाइड हो जाती है स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, वो स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। जैसे एक कंपनी के पास जो है 5 लाख रुपए की कैपिटल है और उस 5 लाख की कैपिटल को हमने कैसे डिवाइड किया, 5 लाख को 10 रुपये का एक शेयर बना दिया। तो जब हम 5 लाख का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 से करेंगे तो 50 लाख की कैपिटल वो पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास जो भी शेयर हैं वो कितने में डिवाइड कर दिया, वो 10 रुपये के एक शेयर में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है क्या बताया है इसमें कि 50 लाख की जो है वो कैपिटल है। अभी 50 लाख की जो कैपिटल है, इसको लेने के लिए हम पब्लिक को इनविटेशन देते हैं। पब्लिक कंपनी में हम इसमें क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे पीपल्स को, ताकि जो है वो शेयर्स में पैसा लगाएं। जब वो शेयर्स में पैसा लगाने के लिए, तो वो एक साथ कोई भी एक अकेला पर्सन 50 लाख रुपए नहीं लगा सकता। तो इसके लिए क्या किया कि हमने 100 का या 10 रुपये का एक शेयर बना दिया। जैसे कि अभी बुक में हमने देखा कि उसने क्या किया, 5 लाख शेयर हैं और 10 का एच है, मतलब कि उसने 5 लाख शेयर और 10 रुपये का एक। अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी 10 रुपीज़। तो अब 10 रुपये में तो आप कोई भी खरीद सकता है। 10 रुपये का एक शेयर होएगा तो कोई भी खरीदेगा, लेकिन पूरी कैपिटल 5 लाख की तो इसमें इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा पैसा लगाना है मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास जो है उसको हमने एक स्मॉल अमाउंट में डिवाइड कर दिया। तो एक पर्सन अगर 100 शेयर खरीदता है, ठीक है, और कितने का है एक, वो है 10 रुपये का एक है, मतलब वो कितना पैसा लगा रहा है, हम अपना वो लगा रहा है 1000 रुपीज़। ठीक है, मतलब कि वो कितना इस 5 लाख को में, इस 50 लाख की कैपिटल में वो कितना पैसा लगा रहा है, अपना 1000 रुपये। इसी तरह से अलग अलग जो शेयर होल्डर हैं, जब एक कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयर। और जो इन शेयर्स को लेते हैं, जो इनमें पैसा लगाएंगे, लाइक जैसे ये वाले पैसे लगाए हैं, उनको बोलेंगे हम शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब हमारे पास शेयर होल्डर का पता लगे कि क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद है कि हमारे पास नेचर ऑफ शेयर कैसी है। नेचर ऑफ शेयर में है हमारे पास कि एक कंपनी जो है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, नंबर ऑफ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि एक कंपनी में जो शेयर क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसको दिया जा सकता है, यानी कि ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसको अपने नाम से उतार के किसी और के नाम पे किया जा सकता है। जैसा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी के रूल्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, जहाँ पे कंपनी के रूल बनाए जाते हैं, जैसे कि उस कंपनी के रूल्स में बताया गया होगा या बनाया गया होगा, उस हिसाब से हम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पे। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, शेयर्स को एज ए गुड्स, मतलब जिसको ख़रीदा या बेचा जा सकता है। और ख़रीदा या बेचने का जो एक्ट होता है वो होता है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये हम बिज़नेस लॉ में भी पढ़ेंगे, ये जो एक्ट आएगा इसके 4-5 चैप्टर हैं, 5-6, तो वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब है कि ये जो आपके शेयर्स हैं, क्योंकि हमने उसको गुड्स माना है तो उसको हम ख़रीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ये हाइपोथेटिकल और ये बी इक्विवेलेंटेड का मतलब भी यही है कि आप उसको जैसे भी आप उसकी मान्यता लेना चाहें, उसी हिसाब से जो है आप उसको शेयर को ट्रेड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमारे पास 2 बताए हैं, एक प्रेफरेंस शेयर है और एक इक्विटी शेयर है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जो कि जिसके पास होते हैं तो उनको ये कुछ राइट दिए गए हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं। ये 2 राइट्स दिए गए, वो कौन कौन से हैं, उनको क्या राइट है, उनको क्या अधिकार है कि वो रिसीव करे डिविडेंड को एट ए फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज़
पेड टू द इक्विटी शेयर्स, मतलब कि इक्विटी शेयर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको ये अधिकार होता है कि इनको जो है अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिले। अब डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड हमारे पास एक तरह का, हम ये कह देते हैं कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें उसके ऊपर ब्याज मिलता है, इसी तरह से जब प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो अपना पैसा या कैपिटल जो है वो लगाते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसके ऊपर, उस पैसे के ऊपर जो उसने लगाया है, जो इनकम मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलते हैं। शेयर्स के ऊपर मिलने वाली इनकम को डिविडेंड हम जो है वो कहते हैं। और प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके ऊपर जो है डिविडेंड रिसीव करना फ़िक्स होता है, मतलब कि किसी भी अदर शेयर होल्डर को जो है कि देने से पहले डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है वो पेमेंट करी जाएगी। मतलब कि सबसे पहले इनको ही राइट होता है डिविडेंड रिसीव करने का, किससे पहले? इक्विटी से भी पहले। हालांकि जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इक्विटी होती हैं, प्रेफरेंस नहीं होते। कुछ सर्कमस्टांसिस में प्रेफरेंस हो सकते हैं, उनका कुछ हिस्सा हो सकता है, बट वो अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी हो सकती है। अदरवाइज़ जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो ही कंपनी के जो है असली ओनर होते हैं, असली मालिक होते हैं, उन्हीं के पास सारे राइट जो हैं वो होते हैं। अब फिर भी क्योंकि ये ओनर होते हैं, इनके पास तो लास्ट में मिलेगा, जो इनके मिलने वाले हैं वो चीज़ें लास्ट में मिलेगी, शुरुआत में नहीं मिलेगी। तो जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनको इनसे पहले क्या प्राप्त करने का अधिकार है? डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब कंपनी ख़त्म होती है, कंपनी को वाउंड अप किया जाता है, तो इनको क्या राइट होता है? इनको अपनी कैपिटल भी वापस लेने का अधिकार होता है। डिविडेंड तो वो हो गया कि जो इन्होंने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है या जो उनके ऊपर इनको अर्निंग हो रही है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है या जो अर्निंग हो रही है उससे जो पैसा मिल रहा है वो इनका डिविडेंड हो गया। लेकिन जो पैसा इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है, मान लीजिए जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इन्होंने 50,000 की कैपिटल लगाई है, ठीक है, और इनकी डिविडेंड रेट जो है वो 10% है। अगर डिविडेंड देना है तो 50,000 के ऊपर जो है 10% के डिविडेंड के हिसाब से 5,000 रुपये बनते हैं इनके, तो ये तो इनका डिविडेंड पे मिलेगा। अब ये होता है कि अगर जब कंपनी ख़त्म हो रही है तो इससे पहले ये जो 50,000 रुपये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये तो प्राप्त करेगा ही करेगा, बट इसके साथ उसको प्रिंसिपल अमाउंट भी सबसे पहले मिलेगी। कंपनी जब ख़त्म हो रही है ना तो सबसे पहले इनको पेमेंट करी जाएगी, बाद में किसी को मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले पेमेंट जो है इनको की जाएगी। अब हमारे पास जो है प्रेफरेंस शेयर के आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ज़रूरी नहीं होता हर किसी प्रेफरेंस शेयर को जो है उनका पूरा शेयर मिले या कुछ मिले, या क्या हो सकता है क्या नहीं, कब इनकी ओनरशिप आती है कब नहीं होता। तो इनकी सब के बेसिस पे प्रेफरेंस शेयर्स को जो है काफ़ी टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। टाइप्स हम पढ़ लेते हैं क्या है। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं। सबसे पहले है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचित, मतलब अगर एक साल, मान लीजिए एक कंपनी में पहला साल है, दूसरा साल है, ठीक है, और ऐसे ही कोई थर्ड ईयर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो वो लगातार जो है वो प्रॉफिट कमा रही है। कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट ना कमा के उसको लॉस भी हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही होंगे, तो उसको लॉस भी हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे, जिस साल कंपनी को लॉस हो और वो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड ना दे पाए, वैसे तो ये होता है कि चाहे उनको प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन जो है प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड उनका मिलना ही मिलना होता है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे लॉस हैं, ठीक है, तो उनको वो कैसे देंगे? फिर क्या होता है कि इस केस में क्या करेंगे, वो क्यूमुलेटिव कर लेते हैं, मतलब संचय कर लेते हैं। जैसे पहले साल में नहीं मिला तो जब दूसरे साल में मान लो प्रॉफिट हो गया, अब देना है ना, तो अब दूसरे साल का तो देना ही है, लेकिन इससे पहले साल का देंगे और फिर दूसरे साल का देंगे, यानी कि इस सेकेंड ईयर में 2 सालों का दिया जाएगा, ना कि 1 साल का, यानी कि वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। क्या है, पढ़ लेते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द एरियर, मतलब उसका एरियर बन गया ना, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर का था वो नहीं मिल पाया उस टाइम पे उसको, जब सेकंड ईयर में हमने डिक्लेयर किया तो हमने पहले वो जो एरियर पिछले वाला बचा था वो भी मिलेगा उसको, और सेकंड ईयर का तो मिलेगा ही मिलेगा।
मतलब कि किस चीज़ को वो रिकवर कर सकता है, वो एरियर को रिकवर कर सकता है ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज़ पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, या इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको वो पे किया जाएगा। इसका मतलब है कि इफ़ एनी ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आर नोट इनसफिशेंट कह सकते हो, या नोट सफिशेंट है टू पे द डिविडेंड ऑन दी शेयर। वही मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी दे पाती कंपनी, तो इस तरह से जो है वो संचय होते रहेंगे, क्यूमुलेटिव होते रहेंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास आता है एक कि जो एरियर है डिविडेंड का, एरियर जो है हमारे पास, द एरियर ऑफ डिविडेंड ऑन दीज शेयर आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कमिटमेंट अंडर कॉन्टीजेंटी लायबिलिटी। कहाँ दिखाया जाता है, किस हेड के अंदर, ये कॉन्टीजेंटी लायबिलिटी हेड के अंदर दिखाया जाएगा। ठीक है, कॉन्टीजेंटी मतलब ये क्या कॉन्टीजेंटी का मतलब क्या होता है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब कि एरियर्स का जो एकदम से हमारे पास लायबिलिटी आ गया, अदरवाइज तो हर साल आती, तो वो पिछली रुकी हुई आएगी, तो उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं। इंडिया में क्या कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है इज़ ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस स्पेसिफाइली मैंशनड अदरवाइज़, मतलब कि वो हमेशा ही इंडिया में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो हमेशा क्यूमुलेटिव ही होते हैं। मतलब अगर एक साल नहीं दिया गया तो नेक्स्ट ईयर उनको वो पिछला एरियर भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि इंडिया में इस तरह के शेयर्स जो है वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्यूमुलेटिव ही पाए जाते हैं। और सेकेंडली, अगर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, ज़रूरी नहीं कि क्यूमुलेटिव ही हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो क्यूमुलेटिव ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो स्पेशली मेंशन किया जाता है। ठीक है, एज पर द सेक्शन 47 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इन केस ऑफ द डिवाइडिंग ऑफ दी शेयर रिमेन्स इन एरियर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, मतलब कि 2 साल या इससे ज़्यादा का एरियर जो है वो हो सकता है। अब ये किस एक्ट के अंदर है, 47 2013। holder of the share will be entitled to take part the vote of the every resolution of the meeting of the shareholder। मतलब कि वैसे तो इनको कोई भी अधिकार नहीं होता कि ये जो मीटिंग में कंपनी के शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है कि उसमें पार्ट लें, क्योंकि किसी भी कंपनी के मीटिंग में पार्ट लेने का अधिकार सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के ओनर होते हैं। लेकिन अगर इनका एरियर 2 साल या इससे ज़्यादा का रह जाता है कि मतलब कंपनी पे ही नहीं कर पा रही है, तो इनको भी राइट मिल जाता है कि वो जो है मीटिंग में पार्ट ले, और इनको एक वोट देने का राइट जो है वो अधिकार इनको मिल जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव इसके ऑपोजिट आ जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में वो शेयर होल्डर आ जाएंगे जिनको एक फिक्स अमाउंट जो है डिविडेंड का वो आउट ऑफ प्रॉफिट हर साल दिया जाएगा। अगर किसी साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता है किसी भी रीज़न से, ड्यू टू एनी रीज़न, तो इस तरह के शेयर होल्डर को नेक्स्ट ईयर में कोई भी पिछला एरियर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और वो इसकी इन केस ऑफ द डिविडेंड ऑफ द शेयर रिमेन्स इन एरियर फॉर द period of 2 years or more, holders of the such share will be entitled to take part and vote on every resolution at the any meeting of the shareholder। मतलब उनको राइट तो वो मिल ही जाएगा, क्यों? क्योंकि है तो प्रेफरेंस और उनको मिल भी नहीं रहा है। बट इस केस में नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब उनको दोबारा एरियर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, नथिंग गेट, कुछ नहीं मिलेगा उनको। हाँ, लेकिन वो हो सकता है कि उनको वोटिंग राइट जो है वो मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी ए राइट टू पार्टिसिपेट इन ए सरप्लस प्रॉफिट। मतलब उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तरह सबसे पहले अपना डिविडेंड लेने का तो अधिकार है ही, और एज अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि जब कंपनी ख़त्म हो रही है तब भी उनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले लेने का अधिकार है। बट इसके अलावा उनको जो है एक राइट दे दिया जाता है कि जो पहले तो एक फ़िक्स परसेंटेज होता है इनका, मान लीजिए एक 10% की रेट से जो है इनको पहले डिविडेंड दिया जा रहा है, इनका अमाउंट भी पे कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे दिया गया, फिर बाद में फिर भी उनके पास पैसा बच जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया, लास्ट में पैसा बचता है, तो उन शेयर्स को भी जो है इन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि इसके बाद भी उनको राइट है कि वो पैसा जो है वहाँ से ले ले प्रॉफिट्स में। जैसे कि सबसे पहले पेमेंट होती है प्रेफरेंस को, ठीक है, फिर इक्विटी के होती हैं, इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी दे दिया, ठीक है, और इक्विटी का भी जो है प्रॉफिट में शेयर हो गया वो भी दे दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो इन प्रेफरेंस शेयर को भी जो है
प्रॉफिट में जो है वो पार्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें पता चलेगा। यानी कि लास्ट ये सारा कुछ पेमेंट करने के बाद भी जो है लास्ट जो इसको प्रॉफिट में इसका पार्ट, इसको अधिकार होता है कि ये बाद में भी पार्टिसिपेट कर सके, उन लाभों में अपना हिस्सा ले सके। नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिनको कोई अधिकार नहीं होता, एक बार उनको फिक्स जो उनका डिविडेंड था वो दे दिया, उसके बाद लास्ट के प्रॉफिट में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, कोई अधिकार उनको नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे शेयर जो कि रिपेड बाय द कंपनी विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब कि जो उनका एक बताया गया पीरियड है, अकॉर्डिंग्स टू विद टर्म्स एंड इशू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन लेट डाउन टू सेक्शन 55 कंपनी एक्ट 2013। मतलब इस सेक्शन के अंदर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, अगर वो उन रूल को पूरा कर लेते हैं तो उन शेयर्स को इक्विटी में रिडीम किया जा सकता है। मतलब पहले तो उनको प्रॉफिट में कोई हिस्सेदारी नहीं होती, वो ओनर भी नहीं होते, लेकिन जैसे ही उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये रिडीमेबल हैं। रिडीमेबल का मतलब उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, इरिडीमेबल उनको उनके जीवन काल में वापस नहीं किया जाएगा। वो कन्वर्टेबल का बता दिया मैंने आपका। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्विटी में। रिडीमेबल का मतलब होता है वापस करना। कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको जो है कंपनी की जब भी उसका जीवन काल है, कंपनी के जीवन काल में जो है उसको वापस करना ही करना है, लेकिन उसके लिए उसको कंडीशन जो है सेक्शन 55 के अंदर कंपनी एक्ट के पूरी करनी होगी। इरिडीमेबल जिसको कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाता, विच इज़ इरिडीमेबल और रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फॉर द डेट ऑफ द इशू, यानी कि जब से उसको इशू किया जाता है उसकी एक्सपायरी कब तक हो? 20 साल की। कन्वर्टेबल मतलब कि जिन शेयर होल्डर को जो है कन्वर्ट किया जाता है इनटू इक्विटी, और नॉन कन्वर्टेबल जिनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ किसका पढ़ा है? ये टाइप्स हैं सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। पहले क्यूमुलेटिव, जिनका एरियर भी मिलता है। नॉन क्यूमुलेटिव, कोई एरियर नहीं मिलता। पार्टिसिपेटिंग, बाद के लाभों में भी इनका हिस्सा होता है प्रेफरेंस शेयर का। नॉन पार्टिसिपेटिंग, बाद के लाभों में कोई हिस्सा नहीं होता, जो पहले फिक्स डिविडेंड मिलना था वो मिल चुका है। रिडीमेबल, जिनको कंपनी के जीवन काल में वापस किया जा सकता है। इरिडीमेबल, जिनको कंपनी के जीवन काल में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है। कन्वर्टेबल, जिनको प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल, जिन प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपका ये एक टॉपिक हो जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।